भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका जो हिंदुत्व का कार्ड है, वो पूरी तरह से जो है बेकार हो जाएगा और जो हिंदू समाज है, जिसके वोट वो समझते हैं कि हमें मुसलमानों का डर दिखाकर 83% हिंदू देश में है, तो उन सबके वोट मिल जाएँगे। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्राम, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नमस्कार। जातिगत जनगणना की जब से बिहार में रिपोर्ट आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और खासकर भारतीय जनता पार्टी में हलचल मची हुई है। पहले भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी माँगा था, जवाब माँगा था कि आप हमें जवाब दीजिए बिहार सरकार को, लेकिन रोक लगाने से मना किया था। अब देखा जा रहा है कि और स्टेट भी ये सारी चीज़ें करा रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व वाला कार्ड है, आपको लगता है कि कहीं न कहीं वो डगमगा गया है? हिंदू-मुसलमान वाली जो पॉलिटिक्स चल रही थी देश में, उस पर शायद अब अंकुश लग सकता है। क्या कुछ हो सकता है इस पूरी जातिगत गणना से? एक बात समझ लीजिए कि जातिगत जनगणना से सबसे ज़्यादा अगर कोई घबराया हुआ है, तो भारतीय जी, जनता पार्टी घबराई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका जो हिंदुत्व का कार्ड है, वो पूरी तरह से जो है बेकार हो जाएगा और जो हिंदू समाज है, जिसके वोट वो समझते हैं कि हमें मुसलमानों का डर दिखाकर 83% हिंदू देश में है, तो उन सबके वोट मिल जाएँगे। और अब उनको लगता है कि ये उनकी सारी की सारी जो रणनीति है, वो खटाई में है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2024 में देश के आम चुनाव होने हैं, मोदी जी के 10 साल पूरे होने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने सारी गोटियाँ इस हिसाब से बैठाई हैं कि फरवरी में जो है राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उसके बाद जो है पूरे देश में लोगों को ले जाया जाएगा कि वो राम मंदिर पे दर्शनार्थी बनकर जाएँ और वहाँ पर एक बड़ी अजीब-सी खबर है जिसका कोई मतलब समझ नहीं आता कि 300 करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च किए जा रहे हैं कि वहाँ एक कमल का फूल बनाया गया है और उसका खर्चा 300 करोड़ रुपए है और 300 करोड़ का कमल का फूल बनाने का मतलब आप समझ लीजिए कि जो भी लोग जाएँगे, वो कमल के फूल के पीछे या आगे खड़े होकर अपनी सेल्फी लेंगे और उससे एक संदेश जाएगा कि कमल का फूल जो है बड़ा लोकप्रिय है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने में लोग जो है वहाँ जाएँ और जो हिंदू वहाँ जाएगा वो कमल का फूल देखकर उसकी फ़ोटो खींचकर एक प्रचार भी करेगा और वो जो है बीजेपी का भक्त बन जाएगा और बीजेपी को वोट देगा। ये एक पूरी रणनीति है। उस रणनीति की काट जो है एक तो जो इंडिया गठबंधन है, उसका कहना ये है कि वो आर्थिक मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पर और जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं, महँगाई का, बेरोज़गारी का, स्वास्थ्य का, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही उसका और महँगाई को मुख्य बिंदु मानकर वो एक लड़ाई को रणनीतिक लड़ाई बनाना चाहते हैं। उसमें एक समानता का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि सामाजिक असमानता जो है भारतीय जनता पार्टी के राज में 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कुछ लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो गया है और करोड़ों की तादाद में यानी 85 करोड़ लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि समझिए गरीबी की रेखा से नीचे है और सरकार उनको जो 5 किलो राशन का लालच देती है, उससे उनका मकसद ये है कि ये लेकिन दिल्ली भूखे में तो नंगे लोग पोस्टर जो लगे हैं हुए हैं कि सरकार ने 15-16 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया है। देखिए, निकाल दिया, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़ों की कालाबाज़ारी या कारीगरी कह सकते हैं। लोग जो है सड़क पर आज भूखे हैं। अभी 2 दिन पहले ही नवाब टाइम्स में बड़ी अजीब-सी खबर छपी कि बिहार के एक मज़दूर पति-पत्नी मंडल थे, वो जी, पंजाब में रहते थे, उनके 3 लड़कियाँ थीं और उन्होंने अपनी तीनों लड़कियों का कत्ल कर दिया, उनको जान से मार दिया और जब उनको लड़कियों की लाश वो फेंक आए, तो जब वो पकड़ी गई लाशें, तब उन्होंने बताया कि हम गरीबी से इतने आहत हैं, हमारे पास पैसा नहीं है खाने के लिए, इन बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, हम बच्चों का रोना नहीं देख पा रहे थे, तो उन पति-पत्नी ने 3 लड़कियों की हत्या कर दी, सिर्फ़ गरीबी की वजह से और वो खबर छोटी-सी खबर छपती है। उसपे कोई बहस नहीं होती, किसी गोदी मीडिया पे बहस नहीं होती, आम जनता को नहीं बताया जाता। मैं कहता हूँ किसी और देश में होता तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर होती। आप समझ सकते हैं कि एक हथनी थी, जिसके मुँह पर जो है विस्फोटक बाँध दिया था, उसकी जो है जो सूंड थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, उससे उसकी मौत हो गई थी। ये केरल की घटना है। आपको जी। याद होगा 7 दिन तक जो है, सारे चैनलों पर प्राइम टाइम में बहस हुई और देश के मंत्री ने, सब लोगों ने बड़े-बड़े भाषण दिए और बताया कि ये हुए गलत। अब जिस देश में एक जानवर पर अत्याचार होता है और उसके ऊपर लोग अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, ये अच्छी बात है। ये बताती है कि हम काफ़ी जो है जागरूक हैं। लेकिन 3 लड़कियों को उसके माँ-बाप इस वजह से उनकी हत्या करके उनकी लाश फेंक दें कि हमारे पास खाने के लिए इन बच्चों को खिलाने का पैसा नहीं है। ऐसी खबरें लगातार आती हैं।
देश में तकरीबन जो है, जैसे हमने यूपी में देखा, बिहार में देखा कि माँ ने अपने बच्चों को जो है कुएँ में फेंक दिया, खुद भी अपनी जान देने की कोशिश की। ऐसी खबरें आती हैं और ये खबरें इसलिए आती हैं क्योंकि लोगों का खाने के लिए पैसा नहीं है। लोग अपने जीवन में ज़िंदा रहने के लिए जानवर के स्तर पर लोग जो है सड़क पर जो है बैठकर भीख माँगते हैं। जो भारत सरकार जो 5 किलो अनाज की बात करती है, वो भी भीख देने के बराबर है। वो ज़रूर है कि सोनिया गांधी के टाइम में मनमोहन सिंह ने एक जो खाद्य सुरक्षा बिल का एक एक्ट बनाया था, जो पास किया था, जिसके तहत ये आरक्षण के रूप में जो है 5 किलो अनाज दिया जा रहा है या मनरेगा में लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। लेकिन ये पूर्ण रोज़गार नहीं है। अपूर्ण रोज़गार नहीं है, पूर्ण जो है खाना नहीं है। तो ऐसी हालत में एक बड़ी अजीब-सी बात आती है कि यूपी में और बिहार में और कई राज्यों में जो स्कूलों में सुबह मिड डे मील दिया जाता है, उस मिड डे मील के लालच में बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इसको नोबेल अवार्ड वाली समितियों ने भी कहा कि भई ये बढ़िया काम है, इससे बच्चों का स्कूल जाना बढ़ा है। लेकिन इससे बच्चों का ज्ञान नहीं बढ़ा है। यानी ये समझिए बड़ी विचित्र स्थिति में देश है कि मिड डे मील पर कैसा खाना दिया जाए, इसकी तो जाँच होती है। लेकिन उन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है, इसकी जाँच नहीं होती। तो सरकार चाहती है कि खा-पी कर बच्चे ज़िंदा रहें, बड़े आदमी बने यानी वयस्क बने और वोट दें, लेकिन वो शिक्षक के रूप में अशिक्षित रहें, अविकसित दिमाग के रहें और उनको कोई फ़ायदा ना हो। अब जो ये जातिगत जनगणना की बात है, उस पर इन लोगों ने एक जो सवर्ण लोग हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस पे किसी तरह रोक लगे। क्योंकि जैसे बिहार के आंकड़े आए, तभी आंकड़े आए कि किस तरह से उड़ीसा में भी एक जातिगत सर्वेक्षण हुआ, जिसे पता चला 46% ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हैं। तो 46 और 15% जो है अनुसूचित जाति के, 7.5 अनुसूचित जनजाति के, ये मिला लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह का जो जातिगत सर्वेक्षण है, वो कर्नाटक में हुआ था। इसी तरह का तमिलनाडु में कराने की बात हो रही है और सब राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम इस पर सोच रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं करा रही तो हम कराएँगे। अब जब ये कराएँगे तो उस पे रोक लगाने के लिए इन लोगों ने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ। सुप्रीम कोर्ट इस आंकड़ों पर और इस पे जो बाकी की कार्रवाई है, उस पर रोक लगा दे, ताकि अन्य राज्य सरकार भी ये ना कर सकें। तो आपको याद होगा कि पिछले साल जब जातिगत जनगणना का फैसला नीतीश कुमार ने लिया और ये तय किया कि हम 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 5 लाख जो अ, आंगनवाड़ी वर्कर हैं और दूसरे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो इस जातिगत जनगणना में हिस्सा लेंगे और उन्होंने कहा कि 284 जातियाँ हैं पूरे बिहार में, उनका जातिगत सर्वेक्षण किया जाए। तो जब ये बात हुई तो पहले तो ये लोग चले गए हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में उस पे रोक लगा दी। बाद में अपनी रोक हटा ली और 1 अगस्त 2023 को पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये जातिगत जनगणना का जो काम है ये सही है, ये जारी रहना चाहिए और फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। ये दूसरी बार आए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अगस्त में ही सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि जातिगत जनगणना का 80% काम हो चुका है, तो इसे 20% काम और होने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बिहार सरकार ने एक स्टैंड ये लिया था कि जनगणना नहीं है, ये सर्वेक्षण है। हम इनका सर्वेक्षण कर रहे हैं अपने डाटा के लिए। तो जी, अब जब सुप्रीम कोर्ट के लोग गए, तो संजीव खन्ना की बेंच में और एसवीएन भट्टी की बेंच में ये मामला लगा आज और तब उन्होंने कहा कि ये डाटा ही तो इकट्ठा कर रहे हैं। तो डाटा इकट्ठा करने में, उसका विश्लेषण करने में कोई रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डाटा से ही सरकार को पता चलेगा कि हमें कौन-सी योजना बनानी है, किस पक्ष को या किस समाज के वर्ग को आगे बढ़ना चाहिए, उस पे कैसे नीति बननी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे रोक नहीं लगाएँगे। हम इसके विश्लेषण पे भी रोक नहीं लगाएँगे। ये ज़रूर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार को कि वो जो सवाल उठाए गए हैं जातिगत जनगणना के खिलाफ इस पिटीशन में, उस पर वो जो है अपने विचार, अपना जो सुझाव है या जवाब है, वो 4 हफ्ते में जारी करें और जो लोगों ने ये पिटीशन डाली है, उनको कहा कि आप भी जो है 4 हफ्ते बाद अपने जवाब इसमें जवाब के जवाब जिसे हम कहते हैं रिजॉइंडर, वो दें और उसके बाद जनवरी में हम इसकी सुनवाई करेंगे। तो एक तरह से तो ये इस बात से नीतीश कोई कुमार दबाव बनेगा बिहार सरकार पे, दबाव में आएगी किसी तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं, कोर्ट जा नहीं, रही है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक तरह से जो रणनीति है, उसपे मोहर लगा दी और ये कहा कि ये सही रणनीति है, डाटा इकट्ठा करना सरकार का काम है, सब पक्षों के बारे में जानना सरकार का काम है और जातिगत जनगणना जो है एक प्रशासनिक कदम है। उन्होंने इस कदम को गलत नहीं माना, उन्होंने इस कदम को प्रगतिशील माना। आपको याद होगा एक बार मुकेश अंबानी ने कहा था कि डाटा इज़ ए पेट्रोल, न्यू पेट्रोल ऑफ दिस
सेंचुरी, इस 21वीं शताब्दी में जो डाटा है वो ही पेट्रोल की तरह महत्वपूर्ण है। और समझिए डाटा प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाई है। जितनी भी अमेरिका की कंपनियां हैं वो डाटा इकट्ठा करती हैं, डाटा पे अपनी नीति बनाती हैं। तो डाटा इकट्ठा करने का जो काम है वो गलत नहीं है, और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक तरह से केंद्र सरकार को कहा है कि वो तो एक तो ना तो वो जनगणना करा रही, 2021 में जनगणना होनी थी, 22 में खत्म होनी थी, वो उन्होंने नहीं कराई, कोरोना का बहाना ले लिया। फिर सरकार कहती है जातिगत जनगणना कराएंगे तो पैसा बड़ा खर्च होगा। तो आप समझिए कि 13 करोड़ लोगों की जातिगत जनगणना जो बिहार सरकार ने कराई है, उस पे खर्च हुए 500 करोड़ रुपए। 145 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, 11 गुना ज्यादा है। तो एक स्टेट के तो आ गए हैं आंकड़े, अब उड़ीसा के भी आ गए हैं। तो केंद्र सरकार को 5,000 करोड़ रुपए भी नहीं खर्च करने, और ये काम जो है 6 महीने में हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार को, क्योंकि उसको लगता है कि जातिगत जनगणना होगी तो इससे जो है हिंदू समाज में विभाजन होगा। विभाजन क्या होगा कि विभाजन ये होगा कि एक बात सबको पता चल जाएगी कि हिंदुस्तान में सवर्ण जो है वो 15% से कम है। 85% जो है लोग जो है गरीब हैं, और सवर्ण और अमीर ताकतवर लोग जो है वो सिर्फ 15% है। लेकिन अगर पदों की बात देखें, चाहे वो विधानसभा में सांसद हो और विधायक हो, लोकसभा में और विधानसभा में आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वकील हो, न्यायाधीश हो, हर जगह जो है हम पाते हैं कि 80% स्थानों पर सवर्णों का कब्जा है, ताकतवर लोगों का कब्जा है और अमीरों का कब्जा है। तो अमीरों के हाथ में देश की ताकत है, और गरीब का जो स्थिति है वो जो है गुलाम से बदतर स्थिति है। उनको लोग जो है ना तो उनके साथ सहभोज करते हैं, ना उनका खाना खाते, छुआछूत रखते हैं, और ये समझते हैं कि उनको एक तरह से एक जैसे जानवर को बाड़े में बांध के रख देते हैं, जो अपने बाड़े में ही रहो, अपने ही जैसे जो पुरानी गाँव की व्यवस्था थी, तो गाँव की व्यवस्था में ये आता है कि एक जैसे चमार टोला होता था। एक टोला होता था जहाँ पर वाल्मीकि टोला है, उनको नाम तो दूसरा भी बोलते थे, मैं नहीं बोलूँगा। तो वो कह देते थे इस टोले में लोग रहते हैं, बाकी गाँव के लोग दूसरे टोले में रहते थे। तो इस तरह की जातिगत, क्योंकि उनके बीच में ना बेटी-रोटी का कोई रिश्ता ना बने, खाने-पीने की भी बातचीत ना रहे, छुआ-छूत भी रहे, एक स्कूल में भी ना पढ़ें, उनका जो है हर तरह का सामाजिक स्तर भी अलग रहे। तो इस तरह की बात को अब ये जातिगत जनगणना ने ये सिद्ध कर दिया है कि देश में अगर हम बहुमत का शासन की बात करते हैं, तो 82%, 85% लोग जो हैं वो हैं जिनका कि शासन में कोई योगदान नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, और ना उनका दिमाग खोला गया है। उनको लगातार ये समझा गया, उनको ये बताया जाता है, जैसे आप किसी बच्चे को कहें कि तू निकम्मा है, नालायक है, तरक्की नहीं करता, तो धीरे-धीरे उसके मन में ये बात बैठ जाएगी और वो उस चीज़ से आगे आने, वो कहते थे भैया, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं सबकी एक होनी चाहिए, शिक्षा एक होनी चाहिए, और उनको रोजगार एक मिलना चाहिए। अगर इनकी असमानता को आप खत्म नहीं करते, तो समझिए कि समाज में एक वर्ग जो वर्षों से, हजारों सालों से लगातार पिछड़ा हुआ है, दलित है, वंचित है, और अपने आप में उसके अंदर हीन भावना है, तो उससे बाहर नहीं आ। तो वो कहते थे कुशलता जब आएगी जब आप उसे अवसर देंगे। हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं पहले इनको अवसर होना चाहिए, कुशलता होनी चाहिए। पहले ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे बराबर आकर पास हों। जब पास होंगे तब ये जो है कुशलता दिखाएँगे, तब इनको इनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो कहते थे पहले हिस्सेदारी दो, पहले इन्हें पद दो, और 2-4 पीढ़ी जब उस अच्छे स्थान पर रह लेंगी, तो उनको आने वाले समय में किसी के भी साथ कम्पीट करने में पूरी जो है आज़ादी रहेगी, सफलता रहेगी, और वो निर्णायक रूप से अपने आप को सबके बराबर सिद्ध कर सकेंगे। ये एक उनका दृष्टिकोण था, और इसीलिए जो मंडल कमीशन बैठा उसने भी यही बात कही। और मंडल कमीशन के बाद अब ये जो है जिसे मंडल 2 कहा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से घबरा गई है। मोदी जी ने जो बयान दिया, आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश गए थे, उन्होंने कहा था कि गरीब सबसे बड़ी जाति है। उन्होंने जातियों को मानने से इनकार कर दिया, जबकि वही मोदी हैं जिनके जो है मंत्री और जिनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो लोकसभा में कहते हैं, राज्यसभा में कहते हैं कि मोदी जी पहले देश के ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। तो जहां वोट मिलना होता है ओबीसी का, वहां तो मोदी जी ओबीसी बन जाते हैं। और जहां उन्हें लगता है कि इससे अडानी, अंबानी या जो ताकतवर सवर्ण लोग हैं
उनकी ताकत को खतरा मिलेगा, तब वो कहते हैं गरीब सबसे बड़ी जाति है। भाई गरीब और पिछड़ा होना, ये दोनों एक साथ है। आप ऐसा नहीं देखेंगे कि गरीब है और पिछड़ा नहीं है, और पिछड़ा है तो गरीब नहीं है, क्योंकि बहुमत जो है पिछड़ों का गरीब है, आदिवासियों का गरीब है, अनुसूचित जाति का गरीब है। तो ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वो सिर्फ चाहती है कि वोटर अपने आप को हिंदू मुसलमान माने। हिंदू मुसलमान मानेगा तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर राजनीतिक दल जो है वो ये चाहता है कि जैसे सत्ता है वो एक केक की तरह है। उसको किस तरह काटना है? इस तरह काटना है कि 80% लोगों के साथ हम नज़र आएँ। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हिंदू मुसलमान करेंगे तो 80% हिंदू हमारे साथ होंगे। इसी तरह जो है जैसे जो अगड़े पिछड़ों की बात करते हैं, उन्हें लगता है 85% पिछड़े हैं तो वो हमारे साथ होंगे, अगड़े कम रह जाएँगे। तो समाज के केक को बाँटकर उसमें बहुमत का अपना हक उनसे आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश जो है, वो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ हिंदू-मुसलमान के रूप में करती है। जबकि ये सवाल जो है अब उनके गले की फांस बन गया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और घबराई हुई इसलिए है क्योंकि अभी आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कल ही क्या फैसला किया कि महिलाओं को 35% आरक्षण नौकरियों में दिया जाएगा। जी, दूसरा फैसला आज केंद्र सरकार ने किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोगों को नौकरी दी जाती है, जो 3 महीने के लिए 3 साल तक की जो कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी है, पहले वो ठेकेदार को दे देते थे। अब उसमें एक सीमा लगा दी है कि उसमें आपको शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% और पिछड़ों को जो उनका 49% का टोटल योगदान है 27% वो देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा मतलब ये है कि सरकार को लगता है कि ये लोग जाग गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अब इनके साथ खड़ा होने का नाटक करना पड़ रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से कहा कि हम आपको किसी तरह का स्टेटस को नहीं दे रहे, कोई आरक्षण नहीं दे रहे, कोई आपकी जो बात है उसको मानकर जो है, जो ये पिछड़ों की जनगणना की जो और भी कोई लोग कोशिश करें, उस पे हम रोक नहीं लगा रहे। तो ना रोक लगना जो है मोदी सरकार के लिए बड़ा धक्का है और इससे जो है और राज्य सरकारें भी कहेंगी कि हमें इस पर जो है कार्रवाई करनी है और चूँकि जनवरी की डेट है कोर्ट की तो लोग कोर्ट का तरीका जानते हैं। जनवरी में डेट पड़ेगी तब तक जो है दूसरी डेट पड़ेगी, तब तक जो है चुनाव आ जाएँगे और लोकसभा के चुनाव जब होंगे, तब अगर जनगणना जहाँ-जहाँ हो रही होगी, जातिगत जनगणना, तो वहाँ समझिए वहाँ हिंदू-मुसलमान की जगह आदमी अपनी जाति के बारे में ज़्यादा सोचेगा, महँगाई और गरीबी के बारे में ज़्यादा सोचेगा, अवसरों की समानता के बारे में ज़्यादा सोचेगा और तब जो है भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में चुनाव में हार का मुँह देखना पड़ेगा। ये कोशिश आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने जो आज हमने देखा, उससे जो है ये तय हो बहुत-बहुत शुक्रिया सर। नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हम फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।